Hello students, today we are going to study about electric field due to a dipole at any general point। इसके पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हम दो वीडियो एक्सियल इक्वेटोरियल कंडीशन में बना चुके थे, ठीक है ना। और हमारी मतलब जो है चैनल में पड़ी होगी। तो एक्सियल पोजीशन में बताया था आपको कि एक्सियल पोजीशन में क्या होता है कि अगर कोई ऐसे डाइपोल रखा हुआ है तो डाइपोल के एक्सिस पर एक्सियल कंडीशन होती है, ठीक है। और इक्वेटोरियल में क्या होता है, अगर डाइपोल कोई रखा हुआ है तो डाइपोल के जो है वाई एक्सिस पर क्या होता है, इक्वेटोरियल कंडीशन होती है। देखिए हम डायग्राम बना के रखे हुए हैं आपके पहले से। सपोज कर लीजिए कि कंडीशन है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पे देखिए ये डाइपोल है, क्या है ये डाइपोल है। ये डाइपोल में ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे जो है दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। पहले बताया था कि व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच टू चार्जेस विच आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन एंड सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू एल, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो एल इधर हो जाएगा, एल इधर हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डाइपोल। और जब डाइपोल के एक्सिस पर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। इसको हम ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट में जाके देखिए या फिर जाके चैनल में विजिट करिए, वो आप इसका हमने प्रूफिंग पूरा डेरिवेशन करा रखा है, ठीक है। तो ये एक्सियल का जो ऑलवेज वैलिड वाला फार्मूला क्या आया था, 2k PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो ऑलवेज वैलिड था, लेकिन जब इसी में हमने कंडीशन लगा दिया था वेरी स्मॉल डाइपोल के लिए कि इफ़ बताया था ना कि जो स्मॉल डाइपोल होता है इसकी लेंथ बहुत कम होती है, तो अगर एल की वैल्यू जो है आर से वेरी लेस हो जाए, है ना, आर से बहुत कम हो जाए तो एल स्क्वायर टेंस टू जीरो हो जाएगा। और जैसे एल स्क्वायर टेंस टू जीरो होगा, यहाँ पे एल स्क्वायर की जगह पे जीरो रखेंगे तो फार्मूला क्या निकल के आया था, याद होगा, ई एक्सियल का फार्मूला निकल के आया था हमारा। इसको सिंप्लीफाई हमने पहले ही करके बता दिया था, इसको जाके एक बार वीडियो को देखिएगा। तो 2k P अपान में आया था आर क्यूब, दिख रहा होगा, ठीक है, 2k P अपान आर क्यूब, क्लियर। या इसी को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं के को आगे कर लीजिए 2p अपान आर क्यूब। पहले बताया था ये k क्या होता है, तो k बताया था हमने, k का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई एक्सियल का फार्मूला क्या निकल के आया था, k को हम अगर वैल्यू पुट कर दें, ये हम ऑलरेडी प्रूफ करा चुके हैं, ठीक है। दोबारा आपको थोड़ा सा रिव्यू करा रहे हैं, जिसने प्रूफिंग नहीं देखा वो जाके थोड़ा वीडियो को जो है विजिट करेगा तो उसमें दिख जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आया एक्सियल कंडीशन में, ठीक है। ये हम फार्मूला पहले प्रूफ करा चुके हैं। इसमें बताया था आपको कि जो डाइपोल मोमेंट होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, -2+ होती है ना, डायरेक्शन याद है, -2+ -q2 + q क्या होती है, डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। और इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है वो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग काम करता है। मतलब जिधर डाइपोल मोमेंट काम करता है, जिधर डाइपोल मोमेंट काम करता है उधर ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट या रिजल्टेंट इंटेंसिटी काम करती है, ठीक है। तो जब इसका हमने वेक्टर फॉर्म वहाँ बताया था आपको पिछले वीडियोस में, जाके देख उसको हमने बोर्ड में बनाया था, तो यहाँ पे एरो लगाया था और वेक्टर यहाँ भी लगाया था, पी पे एरो लगाया था, तो यहाँ प्लस साइन के साथ आया था। क्यों आया था, क्योंकि जिधर डाइपोल मोमेंट है उधर ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ प्लस में आएगा, ठीक है। ऐसे ही चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, अगर आपको लगाना है सिंपल। ये वेरी स्मॉल डाइपोल का केस था, कौन सा केस था, ये वेरी स्मॉल डाइपोल का केस था, वेरी स्मॉल डाइपोल का केस था। जब इसमें डाइपोल बहुत ज़्यादा छोटा हो तब की कंडीशन में फार्मूला बताया था हमने, ठीक है, याद तो होगा। तो यहाँ भी लगा सकते हैं, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है ई एक्सियल इज इक्वल टू प्लस में रहेगा, वेक्टर यहाँ लग जाएगा। इसका जो छोटा फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे हमने बताया था इक्वाटोरियल कंडीशन में, क्या बताया था कि अगर ये डाइपोल है और डाइपोल के वाई एक्सिस में जा रहे हैं, देखिए दो केस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इक्वेटोरियल को तो हमने दो मेथड से बताया था, जाके वीडियो को विजिट करिएगा, लगभग 40 मिनट की वीडियो है, उसको हमने दो तरीके से बताया था। एक में ये बताया था वेक्टर एडिशन मेथड से बताया था, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा अगर थोड़ा सा हम पुरानी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसको जाके जो विजिट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बताएं कि वहाँ हमने दो तरीके से बताया था, वेक्टर एडिशन मेथड और वेक्टर कंपोनेंट मेथड से बताया था। लेकिन जो डाइपोल मोमेंट निकला था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकली तो क्या निकली थी, वो फार्मूला आया था KP अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। कंडीशन वही था कि यहाँ पे अगर हम कंडीशन लगाए थे वेरी स्मॉल डाइपोल के लिए, तो यहाँ लिखे थे कि इफ़ एल इज़ वेरी लेस देन आर, अगर एल की वैल्यू आर से बहुत लेस होगी तो एल स्क्वायर टेंस टू जीरो। और जैसे एल स्क्वायर की जगह पे जीरो कर दिया था तो इक्वाटोरियल का फार्मूला क्या निकल के आया था, याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब कट पिट गया था, जाके देखिएगा, पूरा वहाँ समझाएं, डिटेल में समझाए हैं। KP अपान आर क्यूब जितना एक्सियल में आया था उसका जस्ट हाफ आया था, जितना एक्सियल में फार्मूला आया था ना, दिख रहा है, उसका जस्ट ये मतलब हाफ फार्मूला आया था इक्वाटोरियल कंडीशन में। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग ये दोनों कंडीशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सियल ही पढ़ चुके हैं
और इक्वेटोरियल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये एक्सियल पढ़ चुके हैं और इक्वेटोरियल कंडीशन दोनों पढ़ चुके हैं। अब आज हमें पढ़ना ये है कि अगर मान लो कि ये एक्स एक्सिस में ना हो, है ना, ये लाइन जो एक्स एक्सिस में जा रही है ऐसे ना हो, या वाई एक्सिस में ना हो, कुछ दूसरी डायरेक्शन में हो, कोई एंगल बनाती हुई लाइन जा रही हो, तो उसको बोलते हैं जनरल पॉइंट। मतलब जनरल पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या निकलेगा उसको निकालने जा रहे हैं। उससे पहले आपको वेक्टर फॉर्म यहाँ भी बता देते हैं। यहाँ देखिए जो -2 डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की, -2 वो पहले बताया था, है ना, कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, -q2 + q होती है। लेकिन जो यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है वो कुछ ऐसे आती है, डाइपोल का जस्ट अपोजिट आती है। वेक्टर को रिजॉल्व किया था ना, इंटेंसिटी को E1 E2 को तोड़ा था, तो यहाँ पे जो निकल के आया था, जाके देखिएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट की अपोजिट आई थी। तो यहाँ वेक्टर फॉर्म लिखते समय जब एरो लगाइएगा तो यहाँ माइनस सिंबल लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे जो है डायरेक्शन अपोजिट है, जिधर P काम कर रहा है उधर E काम नहीं कर रहा है। एक्सियल में ऐसा नहीं है। एक्सियल में क्या है, जिधर यहाँ पे देखिए एक्सियल में जिधर की तरफ P वर्क कर रहा है उधर की तरफ E वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या है कि जिधर की तरफ P काम कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट ही काम कर रहा है, तो यहाँ माइनस सिंबल लग जाएगा। ऐसे यहाँ जो स्मॉल फार्मूला है वेरी स्मॉल डाइपोल के लिए, अगर यहाँ भी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं। ये बात आई होप आप लोग क्लियर हो गई होगी, ठीक है। पहले बता चुके हैं एक्सियल पोजीशन में फार्मूला क्या था, ठीक है। ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है, इसलिए इसको हमने लिख दिया हमने। ऐसे यहाँ भी इसको लिख दिया, ये ऑलवेज वैलिड है। ये फार्मूला थोड़ा छोटा फार्मूला है, ठीक है, लेकिन वेरी स्मॉल डाइपोल के लिए है, इसको भी नोट कर दिया हमने, ठीक है। ये सारे फार्मूला हो गए। एक बार जल्दी से दोबारा रिवाइज कर देते हैं। एक्सियल पोजीशन का मतलब ये है कि डाइपोल के एक्स एक्सिस में निकालेंगे, और इक्वाटोरियल का मतलब क्या है कि डाइपोल के वाई में निकालेंगे। क्लियर? ऑलवेज वैलिड का फार्मूला क्या है एक्सियल में, 2k PR/r² - L² का होल स्क्वायर। एक्सियल कंडीशन में अगर वेरी स्मॉल डाइपोल केस लगा रहे हैं कि है ना, L इज़ वेरी लेस देन R, तो L² टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे L² की वैल्यू जाके 0 रखेंगे, ये सब हम पहले करवा चुके हैं, ठीक है, सो दोबारा बता रहे हैं। अब यहाँ अगर रख के दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। L² टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ फार्मूला आ जाएगा 2kP/r³, k 2p/r³, k को बाहर कर लिया। k क्या है फ्री स्पेस में 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। इक्वाटोरियल पोजीशन में क्या होता है फार्मूला, इक्वाटोरियल का होता है एक्सियल का 2k PR/r² - L² का होल स्क्वायर। जब इसको हमने प्रूफिंग किया था, ठीक है, जाके देखिएगा, पुरानी वीडियो जितनी पड़ी हुई हैं सब काम की है, ठीक है ना। इसको जाके विजिट करिए और उसको अच्छे से वॉच करके नोट्स बनाइए। तो इक्वाटोरियल का फार्मूला क्या है, kP/r² + L² की पावर 3/2। माइनस सिंबल क्यों लगा है? क्योंकि क्या बताया हमने कि यहाँ जो वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं और डाइपोल मोमेंट का अपोजिट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो ये माइनस सिंबल लगा दिया। यहाँ भी अगर वेरी स्मॉल डाइपोल का केस आ रहा है तो यहाँ भी बताया L² की जगह पे 0 कर देंगे, तो यहाँ kP/r³। तो एक्सियल का जो फार्मूला है वो क्या है, इक्वाटोरियल के फार्मूला का जस्ट डबल है। देखिए यहाँ 2 लगा हुआ है ना, यहाँ पे 2 नहीं लगा हुआ है। क्लियर? चलिए आइए आज की वीडियो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारा देखिए ये है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई भी जनरल पॉइंट है, देखिए अभी हमने बताया ना आपको कि यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक पॉइंट था कि डाइपोल के हम एक्स एक्सिस पे निकाल रहे थे, या हम डाइपोल के वाई एक्सिस पे निकाल रहे थे। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि ऐसा कोई कंडीशन ना हो, ये थोड़ा सा नीट और जे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर सपोज करिए कि यहाँ पे एक ऐसा जनरल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे ना तो एक्स एक्सिस में हो ना तो वाई एक्सिस में हो, ठीक है। एक हमने एम स्पेसिफिक पॉइंट चुन लिया है, ठीक है, ऐसे ही मान लिया ये जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट का सेंस ये है कि यहाँ पे डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है ना, और एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा एंगल। मतलब यहाँ पे जो हमने एम पॉइंट लिया है इसकी डिस्टेंस को हमने आर सपोज कर लिया, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से, और ये किसी भी एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब तक तो आसान था। एक्सियल कंडीशन में क्या निकाला हमने कि एक्सियल के अंदर बताया कि फार्मूला सिंपल है 1/4πε0 2p/r³ आएगा, है ना। इक्वाटोरियल में क्या बताया कि 1/4πε0 p/r³, या k के फॉर्म में बोले तो k 2p/r³ पहले वाले में आया, और इसमें क्या आया इक्वाटोरियल वाले में k p/r³ आ गया, ठीक है। लेकिन अगर किसी जनरल पॉइंट पे है तो कैसे निकालेंगे। जनरल पॉइंट इन सेंस मतलब ये है कि जनरल पॉइंट का मतलब ना तो एक्स एक्सिस में है ना तो वाई एक्सिस में है, किसी भी ये रैंडम एक्सिस में है, किसी भी जो है पॉइंट पे है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले बताया था आपको कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, -2+ होती है। ये बात सबको मालूम है ना। जो डाइपोल मोमेंट होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, -2+ होती है, ठीक है। इसको चाहे हम थोड़ा अंदर बना दें, यहाँ पे इसको हम इसी डाइपोल के अंदर बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा।
ये हमने दिखा दिया, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा माइंड लगाइए, जो डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमको कुछ ऐसा कंडीशन मिल जाए कि जैसे हमने एक्सियल में पढ़ा था कि डाइपोल के एलॉन्ग एक्सिस में मिलेगा, अगर कोई लाइन मान लेते हैं कि डाइपोल है, इसी के एलॉन्ग में मिल जाए तो एक्सियल बोल देंगे। डाइपोल के अगर डाइपोल मोमेंट जिधर की तरफ है उसके अगर परपेंडिकुलर मिल जाती है, नॉर्मल डायरेक्शन मिल जाती है, उसको हम जो है इक्वेटोरियल बोल देंगे, ठीक है। आपको मैंने पहले एक चीज़ बताया था वेक्टर को तोड़ने का तरीका, एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर, थोड़ा सपोज कर लो अगर कोई वेक्टर ए है, अब बताया था अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल में है तब तो उसको नहीं तोड़ेंगे, अगर कोई वेक्टर वर्टिकल तब भी उसको नहीं तोड़ेंगे, अगर कोई वेक्टर ना तो हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल में है, कोई एंगल बना रहा है, मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, तब बताया था कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। इधर ए कास थीटा हो जाएगा जिधर की तरफ थीटा लगा है, और जिधर नहीं लगा उधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा लग जाएगा, ठीक है। कोई भी वेक्टर आ जाए, सपोज कर लेते हैं यहाँ फोर्स वेक्टर दिया है और इसका हमें दो कंपोनेंट लेना है, जिधर की तरफ थीटा लगा है उधर की तरफ कास लगा दो, क्या हो जाएगा, एफ कास थीटा हो जाएगा, और इधर की तरफ, ठीक है, क्या लग जाएगा, एफ साइन थीटा लग जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई कि वेक्टर कैसे तोड़ा जाता है, जिधर की तरफ थीटा है उधर की तरफ कास, और जिधर नहीं उधर की तरफ साइन, ठीक है। ठीक वैसे यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे जो वेक्टर पी है इसको हम पहले कंपोनेंट कर लेते हैं, इसको थोड़ा हम पहले तोड़ लेते हैं, ठीक है। तोड़ने का मतलब ये है कि जो वेक्टर पी है इसको हम एक ऐसा डायरेक्शन चुनते हैं, एक इसके हॉरिजॉन्टल ले जाते हैं, इधर की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, इसके हॉरिजॉन्टल की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसा डाइपोल मोमेंट को तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। और एक इसके वर्टिकल फॉर्म में तोड़ने जा रहे हैं, ऐसे वर्टिकल फॉर्म बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये इसका वर्टिकल फॉर्म सपोज कर लो, थोड़ा इसको लाइन को आगे डॉट बढ़ा देते हैं ताकि आपको फील आए। ये ऐसे मान लो, सपोज कर लो कि एक्सियल कंडीशन हो गई, और इसी तरह से एक हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ माइंड लगाइए, क्या बताया था कि जिधर की तरफ थीटा होगा, अब ये पी है बीच में दिख रहा ना, ये जो पी है, इस पी को हम जो है इधर की तरफ थीटा है, इधर की तरफ बताइए क्या बन जाएगा, पी कास थीटा बन जाएगा, और इधर की तरफ क्या बन जाएगा, पी साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा फील करिए, पी कास थीटा के, ठीक है, रिस्पेक्ट में जो ये पॉइंट एम है ये इसी एक्सिस पे आ गया। पी कास थीटा देखिए जिधर की तरफ डाइपोल मोमेंट है, देखिए पहले तो पी था, पी का हमने दो कंपोनेंट किया, पी कास थीटा और पी साइन थीटा। अब जिधर की तरफ पी कास थीटा है उसी के रिस्पेक्ट में पॉइंट आ गया ना, उसी एक्सिस पे आ गया, तो जो एम है ये पी कास थीटा के लिए एक्सियल कंडीशन बन जाएगा, और जो ये एम है ये पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब इक्वेटोरियल कंडीशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें आर क्या है, तो आर डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। और थीटा क्या है, एंगल मेड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, एंगल जो तुम्हारा दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, ये एंगल क्या है, डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है, ये लाइन जो मिड पॉइंट की लाइन है ये एंगल है, ठीक है, थीटा है। तो इसका देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले यहाँ जो हम पी कास थीटा हमने इसको कंपोनेंट किया है, सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि फॉर पी कास थीटा, समझिएगा ध्यान से, फॉर पी कास थीटा, मतलब पी कास थीटा के लिए हमारा जो है जो लाइन होगी पी कास थीटा के लिए, ये एम पॉइंट किस तरह से बिहेव करेगा, तो पी कास थीटा के लिए जो एम पॉइंट बिहेव करेगा, एम इज़ एक्सियल पॉइंट, है ना, एम कैसा पॉइंट होगा, एक्सियल पॉइंट। थोड़ा इसको फील करिए, जैसे यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ था, ये डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, इसके जस्ट सामने अगर इसी लाइन पे है तो इसको एक्सियल बोल रहे हैं, और इसके अगर डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर लाइन है तो इसको इक्वेटोरियल बोल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जैसे यहाँ पे हमने कंपोनेंट कर दिया, पी का तोड़ दिया, पी कास में पी साइन में, अब पी कास के इसी लाइन में तो एम पॉइंट पड़ रहा है, जो एम पॉइंट पड़ रहा है ये किसी लाइन में पड़ रहा है, पी कास थीटा के लाइन में पड़ रहा है, मतलब जो पी का डाइपोल मोमेंट पी कास थीटा है उसी लाइन में क्या है, पॉइंट एम है, ठीक है। और जो ये पी साइन थीटा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एम पॉइंट पड़ रहा है, तो पी कास के लिए इट बिहेव्स लाइक एक्सियल पॉइंट, और पी साइन थीटा के लिए इट बिहेव्स लाइक इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्सियल पॉइंट का फार्मूला हमने पहले पढ़ाया था आपको, एक्सियल पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, के 2p अपान आर क्यूब, ठीक है, के ना लिख सकें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जो एम पॉइंट है वो पी कास थीटा, अच्छा डाइपोल में बदल गया, अच्छा डाइपोल में क्या था, पहले पी था अब पी कास थीटा हो गया है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ई एक्सियल। ई एक्सियल के लिए फार्मूला क्या पढ़ा था, याद है, के 2p, तो के लिखा, 2 लिखा, और जहाँ p है वहाँ क्या आ गया, पी कास थीटा आ गया, तो लिखेंगे पी कास थीटा।
डिस्टेंस तो वही है, तो यहाँ लिखेंगे अपान में r क्यूब। क्लियर हो गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर क्या बना दिया, फर्स्ट बना दिया। क्लियर है, इसे इक्वेशन नंबर क्या बना दिया, फर्स्ट बना दिया। अब थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। पहले बताया कि एक्सियल पोजीशन में डायरेक्शन क्या होती है, जिधर डाइपोल मोमेंट होता है उधर ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जिधर डाइपोल मोमेंट होता है उधर ही इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। यहाँ पे देखिए, इधर डाइपोल मोमेंट है और इधर इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, तो यहाँ डायरेक्शन भी बनाते चलते हैं साथ साथ कि जिधर यहाँ इसका डाइपोल मोमेंट पी कास थीटा है उधर की तरफ ही इसका जो है डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ई ए मतलब एक्सियल कंडीशन की ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं पी साइन थीटा की। समझिएगा, तो यहाँ जब पी साइन थीटा की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फॉर पी साइन थीटा, फॉर पी साइन थीटा। अब जो पी साइन थीटा है इसके लिए एम पॉइंट सोचिए किस कैसे बिहेव करेगा। जो एम पॉइंट है पी साइन थीटा के लिए कैसे बिहेव करेगा। पी देखिए ऐसा है ना, पी ऐसा है और ये लाइन जा रही है, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हुई ना। जब इसके परपेंडिकुलर हुई तो कैसा बिहेव करेगी, एज अ इक्वाटोरियल। ठीक है, तो इसमें जो एम, ठीक है, पॉइंट हमने कंसीडर किया है, एम कैसा बिहेव करेगा, तो एम इज़ एन इक्वाटोरियल पॉइंट। ठीक है, इसके लिए कैसा बिहेव करेगा, इक्वाटोरियल पॉइंट। अब फॉर्मूला मालूम है इक्वाटोरियल पॉइंट का आपको ना, क्या होता है इक्वाटोरियल कंडीशन में, क्या लगता है फॉर्मूला, बस थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट बदल गया है। पहले डाइपोल मोमेंट पी था, इसका दो कंपोनेंट कर लिया, पी कास पी साइन में। अब पी साइन की ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका जो है एम पॉइंट है, मतलब इक्वाटोरियल कंडीशन में है। अब इसमें जो है लगा देंगे फार्मूला, तो यहाँ लिखेंगे ई इक्वाटोरियल, फार्मूला क्या था, के था, फिर पी अपान आर क्यूब। अब पी की जगह क्या लिखा हुआ है, पी साइन थीटा, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे पी साइन थीटा। समझिएगा ध्यान से। और अपान में क्या लिखेंगे बताइए, आर का क्यूब लिखेंगे। इसे इक्वेशन क्या बना दिया, सेकंड। अब इसमें डायरेक्शन क्या होती है, तो पहले बता रखे हैं कि जिधर डाइपोल मोमेंट होता है उसके अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन में क्या होती है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन इक्वेटोरियल पोजीशन में होती है। तो यहाँ दिमाग लगाइए, जिधर पी साइन थीटा है, दिख रहा ना ये, जिधर पी साइन थीटा है इसके जस्ट, ठीक है, देखिए इसी के पैरेलल में रहेगी। अच्छा, नहीं कि इसके मतलब पैरेलल नहीं रहेगी, रहेगी तो इसी की पैरेलल रहेगी, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हमने बना दिया ई इक्वाटोरियल कंडीशन की डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ हमारे पास देखिए दो दो इंटेंसिटी आ गई और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। और आपको पहले ही समझाया था कि अगर दो लाइन जो है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो वहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर दो डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी में क्या अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहाँ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर दो जो है वेक्टर 90 डिग्री पे लगे हैं तो वहाँ क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वेक्टर, एक एक्सियल वाला इंटेंसिटी, एक इक्वाटोरियल वाला इंटेंसिटी, दोनों क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो इसकी नेट इंटेंसिटी जाएगी वो 20 से जाएगी। तो ऐसे सपोज कर लेते हैं ये इसकी नेट इंटेंसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताइए, नेट इंटेंसिटी हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे नेट का मतलब क्या है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि सो रिजल्टेंट, समझिएगा ध्यान से, और ये जो हम फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं इससे दोनों फार्मूला ठीक है आ जाए, क्योंकि जनरल फार्मूला ये। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम। ठीक, तो यहाँ जो ई नेट है, चाहे तो यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हाइपोटेनस है ना, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी दिख नहीं रहा यहाँ पे, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हमने डॉटेड लाइन खींच दिया, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ई नेट, अब स्क्वायर लगाएं चाहे रूट लगा दें, अंडर रूट ये का स्क्वायर मतलब एक्सियल की इंटेंसिटी का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल की इंटेंसिटी का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसमें ला के एक्सियल की इंटेंसिटी को और इक्वेटोरियल की इंटेंसिटी को ला के पुट करके सब्स्टिट्यूट करके हल कर लेंगे। तो बताइए क्या निकल के आएगा, तो ई नेट इज इक्वल टू, समझिएगा ध्यान से, ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, देखिए स्क्वायर लगा हुआ। अच्छा, तो के 2p cos थीटा अपान में क्या लिखा हुआ है, आर क्यूब
का होल स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, के पी, यहाँ पे साइन में लिखा हुआ है ना इक्वेटोरियल वाले में, के पी साइन थीटा अपान में क्या लिखा बताइए, आर का क्यूब। ठीक है, स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा देखिए स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं और ध्यान से देखिए तो यहाँ पे स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो क्या निकल के आएगा बताइए, ई नेट इज इक्वल टू रूट के अंदर है, पहले रूट के अंदर लिख देते हैं। देखिए यहाँ से हम के पी और आर क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, समझिएगा ध्यान से, के पी आर क्यूब को। जब ये के पी आर क्यूब कॉमन होगा तो स्क्वायर के साथ कॉमन होगा, तो के पी आर क्यूब का होल स्क्वायर। अंदर बताइए क्या बचा, 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 कास स्क्वायर, स्क्वायर लगा है ना, कास स्क्वायर थीटा। यहाँ भी के बाहर आ गया, पी बाहर आ गया, आर क्यूब बाहर आ गया, साइन बचा, तो बोलिए क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। अब ये 2 बार है ना, के पी बटे आर क्यूब 2 बार है। अब इसको हम पेज को पलट रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से जो है, इसको स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लीजिएगा। क्लियर है। अब इसके बाद जो है देखिए, जब इसके हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो बताइए हमको क्या मिलेगा, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे देखो ई नेट इज इक्वल टू, अब इसके पहले बताया तभी आपको हमने कि यहाँ पे देखिए क्या निकल के आया था, के पी आर क्यूब है ना, के पी बटे आर क्यूब का होल स्क्वायर। 2 बार है तो 1 बार बाहर निकलेगा। और यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो 1 बार है, लेकिन 4 कास स्क्वायर थीटा, मतलब ये 4 बार लिखा हुआ है। तो इसको हम 1 बार साइन स्क्वायर के साथ लिख देते हैं और 3 बार साइड में कर लेते हैं। ठीक, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए क्या निकल के आएगा, तो के पी अपान आर क्यूब तो 2 बार था, 1 बार बाहर आ जाएगा, तो के पी आर क्यूब बाहर आ गया। और जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है उसको लिख लेते हैं पहले, समझिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। और जो 4 कास स्क्वायर थीटा लिखा था उसमें से 1 कास स्क्वायर थीटा को साइड में ले लेते हैं और 3 कास स्क्वायर थीटा को साइड में ले लेते हैं। 3 1 4 ही होता है ना। आप ध्यान से देखिए, आप लोग हाई स्कूल में आइडेंटिटी पढ़े हैं, हाँ, वहाँ पे एक पढ़े होंगे इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइए, 1 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, 1 होती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को बताइए फार्मूला क्या निकल के आएगा, यहाँ जो हमको फार्मूला निकल के बताइए क्या आएगा, तो ई नेट इज इक्वल टू के पी अपान आर क्यूब, और यहाँ पे रूट के अंदर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, और अंदर क्या बचा, 1 + 3 कास स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा निकला जनरल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ना एक्सियल पे ना इक्वाटोरियल पे, किसी भी पॉइंट पे हम चीज़ इसमें से हम कहीं भी निकाल सकते हैं, चाहे हम एक्सियल पे निकालें चाहे इक्वाटोरियल पे निकालें। इट इज़ अ जनरल फार्मूला, दिस इज़ अ जनरल फार्मूला। ये क्या है, जनरल फार्मूला है। इसमें पी क्या है, डायपोल मोमेंट है, आर क्या है, जनरल पॉइंट का डिस्टेंस है, थीटा क्या है, जो डायपोल मोमेंट है ना, एंगल बना रहा था, जो डायपोल मोमेंट जो है, ये जो एंगल बना रहा था वो थीटा है। ठीक है, एक बार दोबारा देखो रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले क्या किया, थीटा को देखो, इसमें जो डायपोल मोमेंट था वो थीटा एंगल पे था, आर पॉइंट है ना, आर से। तो इसका हमने जो है 2 कंपोनेंट कर लिया, एक पी कास थीटा में, एक पी साइन थीटा में। अब पी कास थीटा के रिस्पेक्ट में एम पॉइंट एक्सियल वाला था और पी साइन थीटा के रिस्पेक्ट में ये इक्वाटोरियल वाला था। अब पी कास थीटा के लिए एक्सियल का लगा दिया फार्मूला, के 2p अपान आर क्यूब। बस जहाँ p है वहाँ p कास थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई p का कंपोनेंट p कास थीटा है तो लिखना पड़ेगा। और जहाँ p साइन थीटा है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये क्या हो गया, इक्वाटोरियल कंडीशन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लगा करके उसके बाद दोनों देखो डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या निकला, √EA का स्क्वायर प्लस इक्वाटोरियल का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसमें ला के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये की जगह पे ये की वैल्यू रख दिया एक्सियल वाली, और EQ की जगह पे EQ की वैल्यू रख दिया। उसके बाद दोनों को सिंप्लीफाई करके हमको कुछ आंसर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, कि जो यहाँ पे ई नेट निकला है, जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, इसका जो है क्या डायरेक्शन है। ठीक है ना, इसका क्या डायरेक्शन है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा। क्या दे देते हैं, अल्फ़ा। ठीक है, कि जो एक्सियल लाइन है, जो आर लाइन है, जो पोजीशन वेक्टर की लाइन है, इससे कितना एंगल बना रहा है, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ थोड़ा हम बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो हम डायरेक्शन ऑफ, इसी के साथ साथ निकाल लेते हैं डायरेक्शन ऑफ ई नेट, है ना, कि जो इंटेंसिटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है। इसको कुछ हम ऐसा बना के दिखा रहे हैं आपके सामने,
इधर की तरफ ये दिखा दो, इधर की तरफ इक्वाटोरियल दिखा दो, और बीच से कौन सी लाइन गई है, ई नेट की लाइन गई है। कौन सी लाइन गई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की लाइन गई है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से ऐसे डॉट डॉट लाइन ड्रा कर दिया, बोला कि ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये ई क्यू होगा तो ये भी ई क्यू होगा। क्लियर। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हमने अल्फ़ा ले लिया है, समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो tan अल्फ़ा लगाते हैं ना, पढ़ा होगा tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ई इक्वाटोरियल बनेगा। क्या बनेगा, ई इक्वाटोरियल बनेगा। ठीक है। और अपान में क्या बनेगा, ई एक्सियल बनेगा। क्या बनेगा, ई एक्सियल बनेगा। ठीक है। और अभी हमने पढ़ा दिया, फार्मूला भी बताया था। ई इक्वाटोरियल का फार्मूला ये है के पी साइन थीटा अपान आर क्यूब, और ई एक्सियल का फार्मूला ये है के 2p cos थीटा अपान आर क्यूब। इसको ला के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ से हमको डायरेक्शन ही मिल जाएगी। तो डायरेक्शन में बताइए क्या मिलेगी, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ ला के वैल्यू रखेंगे तो बताइए क्या लिखा था, के पी साइन थीटा, और अपान में क्या लिखा था, आर क्यूब। यहाँ क्या लिखा था, के 2p cos थीटा, अपान में क्या लिखा था बताइए, आर क्यूब। ये आर क्यूब से आर क्यूब कटा, के से के कटा, पी से पी कटा, तो बताइए क्या बचा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बचा है, 2 को नीचे लिखा रहने दीजिए, और क्या बचा है साइन थीटा, अपान में क्या बचा है, कास थीटा बचा है। क्लियर। तो यहाँ से देखिए tan अल्फ़ा का फार्मूला क्या निकल के आया, हाफ, और साइन अपान कास पढ़े होंगे मैथ में, tan थीटा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, tan थीटा। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला आ गया कि tan अल्फ़ा का फार्मूला क्या निकल के आ गया, हाफ tan थीटा। ठीक है, ये डायरेक्शन निकल आई अल्फ़ा की। लेकिन अगर हमसे डायरेक्शन पूछता है फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, अगर हमसे पूछता है कि जिधर डाइपोल मोमेंट है, जिधर की तरफ ये डाइपोल मोमेंट बन रहा है, यहाँ से एंगल कितना है, तो ध्यान से देखिए, जो ये लाइन जा रही है आरो, जो लाइन आरो ले जा रही है, ये तो थीटा एंगल बना रही है, और थीटा के बाद ये अल्फ़ा बना रही है ना। पहले ये थीटा बना रही है और थीटा के बाद ये अल्फ़ा बना रही है। तो अगर हमसे यहाँ कोई पूछता है कि फ्रॉम डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगी, कोई क्या पूछता है, यहाँ लिख देते हैं कि फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, एक पॉइंट है कि पढ़ा दे रहे हैं, कोई पॉइंट आपको मिस नहीं होने पाएगा, बस आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। फ्रॉम डाइपोल मोमेंट अगर डायरेक्शन निकालें तो यहाँ डायरेक्शन देखिए क्या बताया कि पहले डाइपोल से थीटा एंगल पे क्या था उसका ना, आर की डिस्टेंस थी, जो आर लाइन था वो थीटा एंगल पे था। थीटा एंगल पे देखिए डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल पे ये था, और ये थीटा एंगल के बाद अल्फ़ा एंगल पे ई नेट है। ठीक है, तो ई नेट जो डायरेक्शन ऑफ ई नेट होगा, यहाँ लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ ई नेट, डायरेक्शन ऑफ ई नेट विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट। ठीक, डाइपोल मोमेंट। तो बताइए कितना निकल के आएगा, क्या बताया कि पहले थीटा एंगल पे क्या थी, लाइन थी, और फिर थीटा के बाद अल्फ़ा एंगल पे ये था, तो डैट इज थीटा प्लस अल्फ़ा। और इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक तो ऐसे घूमता है ना, घड़ी की डायरेक्शन में होती है, अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होती है। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, इधर की तरफ जा रही है ना, क्लॉक का उल्टा जा रही है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताइए, एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये आपका जनरल केस दोनों प्रूफ कर दिया, डायरेक्शन भी बता दिया, और जो इंटेंसिटी का फार्मूला प्रूफ किया, इसको तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ही, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जनरल पॉइंट है, जब ये जनरल केस का हमारे सामने फार्मूला आ ही गया, यहाँ दोबारा हम से लिखते हैं, जब जनरल केस का हमारे पास ये फार्मूला आ गया, जनरल केस का क्या निकल के आया, इंटेंसिटी का फार्मूला बताइए दोबारा से, ई नेट इज इक्वल टू लिखा हुआ है के पी अपान में आर क्यूब, समझिएगा ध्यान से, और रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हम जस्टिफाई करते हैं, प्रूफ करते हैं कि क्या इससे हम एक्सियल इक्वेटोरियल निकाल सकते हैं, क्योंकि जनरल केस है ना, ये क्या है, जनरल केस है। तो भाई अगर ये जनरल केस है तो इससे एक्सियल भी आना चाहिए, इससे इक्वेटोरियल भी आना चाहिए। माइंड लगाइए, जैसे बताया था आपको, देखिए एक्सियल ये होता है ना, एक्सियल ये होता है, एक्सियल में क्या कोई एंगल बनता है, नहीं बनता है ना। एक्सियल में देखिए जिधर डाइपोल मोमेंट होता है उधर ही एक्स एक्सिस की लाइन होती है। इक्वाटोरियल में एंगल कितना बनता है, तो 90 का बनता है। कितने का बनता है बताइए, एंगल 90 का बनता है। तो अगर आपसे हम ये बोलें कि जैसे हम ये लाइन जो ये लिए हैं,
अगर इस लाइन को हम इसी लाइन पे ऐसे उठा लें, थोड़ा पेन को देखिएगा, अभी ऐसे लाइन थीटा एंगल बना रही है, इसको ला के ऐसे कर दें, ऐसे सीधा कर दें, अगर इसी लाइन पे आ जाए तो एक्सियल बन जाएगा, और इधर की तरफ बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए तो इक्वेटोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ जो थीटा है, ये थीटा दिख रहा है, अगर ये थीटा को हम 0 कर दें तो हम एक्सियल में पहुँच जाएंगे, अगर हम थीटा को 90 कर दें तो कहाँ पहुँच जाएंगे, इक्वेटोरियल पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार हम प्रूफ कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं कि फॉर एक्सियल पोजीशन में अगर हम थीटा को मान लेते हैं 0 कर दिया है ना, क्योंकि भाई थीटा 0 करेंगे तभी एक्सियल पहुंच पाएंगे। अगर हम थीटा को 0, दोबारा समझिए, अगर हम थीटा को 0 नहीं करेंगे तो ये लाइन इस पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि देखिए ना एक्सियल में जो डाइपोल मोमेंट होता है उधर ही ना उसकी लाइन भी होती है, मतलब यहाँ एंगल कुछ नहीं बनता है, 0 बनता है। तो इसी फार्मूला में ला के हम 0 पुट करके देखते हैं कि या ये बिल्कुल फार्मूला जो पीछे आया था वही फार्मूला आ रहा है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो ई नेट अब एक्सियल का निकल रहा है। ठीक है, तो ई नेट इज़ इक्वल टू KP/r³, रूट के अंदर बताइए क्या लिखा है 1+3, एंगल क्या है 0 है तो cos स्क्वायर 0, और cos 0 की वैल्यू आप लोग जानते होंगे, मैथ पढ़े होंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या निकल के आएगी, तो KP/r³, और ध्यान से देखिए तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 × 3 तो 3 होगा, 3 + 1 क्या बनेगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 × 2, 2 बाहर आ जाएगा। और यही फार्मूला आप लोगों को पहले हमने डिराइव कराया था, याद है, K2P/r³, ये तो प्रूफ कराया था, यही फार्मूला था एक्सियल कंडीशन का। देखिए चेक कर लेते हैं दोबारा से, ये देखिए लिखा हुआ है एक्सियल का फार्मूला 2KP या K2P/r³ स्मॉल डाइपोल के लिए। क्लियर। अगर देखो, अगर हमें इक्वेटोरियल जाना है तो हम इस एंगल को 90 कर दें, अगर इस एंगल को हम 90 कर देंगे तो बिल्कुल सीधा इसके हम नॉर्मल डायरेक्शन पहुंच जाएंगे, और नॉर्मल डायरेक्शन का मतलब ऐसे कुछ कंडीशन बन जाएगी तो इसको बोलेंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन होगी। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना, इसको भी निकाल लेते हैं कि फॉर जो है फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन, जैसे हम नोट्स बना रहे हैं वैसे आप लोग भी, ठीक है, देख देख के बना सकते हैं, और बेहतरीन नोट्स आपकी तैयार हो जाएगी। इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। अब इक्वेटोरियल पोजीशन में देखिए जो थीटा की वैल्यू क्या माना है हमने, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताइए। इक्वेटोरियल पोजीशन में थीटा की वैल्यू देखिए, अगर हम थीटा को घुमा के ऐसे कर दें, सीधा कर दें, तो सीधा का मतलब डाइपोल मोमेंट से 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, जब ये एंगल 90 बनाएगा तो देखिए क्या निकल के आएगा, तो यहाँ लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो हमने फार्मूला प्रूफ किया था ये, है ना, नेट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड KP/r³ 1+3 cos² थीटा, इसी में ला के सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको इक्वेटोरियल कंडीशन मिल जाएगा, है ना। तो KP/r³, और ध्यान से देखिए तो 1+3 cos² 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है बताइए, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास ई इक्वेटोरियल का फार्मूला क्या आएगा, अच्छा cos 90 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा, केवल 1 ही बचेगा, और ये KP/r³। और आपको पहले से बता रखे ना कि इक्वेटोरियल कंडीशन में जो फार्मूला निकलता है इंटेंसिटी का, वो एक्सियल का हाफ होता है। एक्सियल में क्या होता है K2P/r³, और इसमें क्या होता है उसका हाफ KP/r³। यूनिट तो मालूम होगा पहले से, न्यूटन पर कूलाम यहाँ भी होगा, न्यूटन पर कूलाम यहाँ भी होगा। तो आज आई होप हमने बता दिया आपको, ये पूरा हमने करा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे हमको निकालना है। हमने पहले डाइपोल मोमेंट का जो है 2 कंडीशन में कंपोनेंट किया, एक P cos एक P sin। P cos के डायरेक्शन के अबाउट डायरेक्शन के अलॉन्ग जो है लाइन पॉइंट था तो एक्सियल पॉइंट मान लिया, और P sin थीटा के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पॉइंट था तो उसको हमने इक्वेटोरियल मान लिया। उसके बाद दोनों को जो है रख करके यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, परपेंडिकुलर थी, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या निकल के आया था, तो फार्मूला निकल के आया है KP/r³ अंडर रूट के अंदर 1+3 cos² थीटा। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन किधर की तरफ आई है, तो tan अल्फ़ा, अल्फ़ा कहाँ से था, जो लाइन हमने मिड पॉइंट से लिया था उससे अल्फ़ा एंगल था एंटी क्लॉकवाइज। tan अल्फ़ा का फार्मूला हाफ tan थीटा। लेकिन अगर हमें डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन निकालना हो, अगर हमें डाइपोल मोमेंट से डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन ऑफ ई नेट विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट थीटा प्लस अल्फ़ा एंटी क्लॉकवाइज। और फिर हमने ये जस्टिफाई भी कर दिया कि जो हमने जनरल फार्मूला निकाला है इसको हमने एक्सियल में भी चेक करके देखा, हमारा फार्मूला जो है सेम आ रहा है, और इसको हमने इक्वेटोरियल में रख के देखा, हमारा फार्मूला बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है ना,
तो आई होप आज को ठीक है, आई होप आज की आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, इसके पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी 2 के हम 3 वीडियो एक्सेल पर इक्वेटोरियल पर आराम से बना चुके हैं, उसको जाके वॉच कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है इसको वीडियो को भी देखिएगा, और इसमें आपको हमने जनरल पॉइंट डिस्कस कर दिया है कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी एंगल पर हमको निकालना है तो ये हम फार्मूला लगा के KP/R³ √1 + 3 cos² थीटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। ठीक है, अब इसके बाद जो है आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इसी तरह से अगर आप लोग ठीक है बढ़िया से जो है वीडियो को वॉच करते रहिए, थोड़ा सपोर्ट भी करते रहिए। ठीक है, ताकि आगे आपका हम न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करा सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।